Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's me Marvijan Mohammed. Today I'm going to discuss about the Contract Act 1872. The Contract Act 1872 ये एक्चुअल में ब्रिटिशों ने लिखा था, जो कि 25 अप्रैल 1872 में यही सेम एक्ट ब्रिटिशों का लेकर पाकिस्तान वालों ने इन्फोर्स किया है। लॉ इन्फोर्स बाय लॉ करके इन्होंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ पाकिस्तान कर दिया है इसको। अदरवाइज पाकिस्तान हो या इंडिया, ये ऑलमोस्ट सेम है। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट इज प्रीमिएबल, whereas it is expedient to define as amend certain parts of the law relating to contract it is hereby enacted as follows. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 1 डिफाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे आया, वजूद में आया। शॉर्ट टाइटल इज इट दिस में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी कहा जाता है। ये सारा एक्सप्लेन करता है सेक्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 1 एक्सप्लेन ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करता है, आप इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, इसका मतलब ये है कि एक्सटेंड मीन्स के उसका अंत, और कमेंसमेंट जो है स्टार्ट। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड और स्टार्ट के बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉ की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज लॉ की जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो आप वोकेबलरी ले लें ताकि आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाए। It extends to the whole of Pakistan and shall come into force on the first day of September 1872. ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 अप्रैल को 1872 में बना था, यही सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाकिस्तान में कब इम्पोज हुआ, कब वजूद में आया, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बना। तो ये जो है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को इम्पोज हुआ था, जो कि लॉ के तहत इन्फोर्स किया गया था। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कहा गया है, और ये पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो एक्सप्लेन करता है इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इंटरप्रिटेशन क्लोज, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ contrary intention appears from the content. सो सेक्शन 2 जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 2 एक्सप्लेन्स अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच आर रियली इम्पोर्टेंट टू know them, to differentiate between them, that what actual contract essential elements are. Without these essential elements, the contract is neither be valid or neither be even complete as well. So we should have to know about the section 2 important elements. So first of all, section 2 में जो पहला essential element डिस्कस किया गया है वो है ए पे लिखा हुआ है प्रपोजल। तो देखिए ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से ही आप समझ सकते हो, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये एक कॉमन चीज़ है कि हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रपोजल डिफाइन करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट देयर शुड बी अ प्रपोजल फर्स्ट, कि व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or omission, he is said to be make a proposal. देखिए, प्रपोजल जो है हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा इसको खींचने की रखनी है। प्रपोजल जो है ना वो एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो पहले ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रपोजल करना पड़ता है। ए ने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फॉर 30,000। तो ये क्या है, ए वो बोल रहा है कि मैं 30,000 में अपना मोबाइल सेल करूँगा, एंड दैट इज़ अ प्रपोजल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोमिस। कोई भी इंसान जो प्रपोजल करता है, प्रपोजल देता है, तो उस
के प्रपोजल को दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है तो इट इज़ सेड टू बी अ प्रॉमिस. एग्जाम्पल इज के इफ ए इज selling his house in a 50 lakhs and B is agree with A and want to buy his house in 50 lakhs is a promise, considered as a promise. तो अगर ए ब्रीच को बोलेगा कि मैं 50,000 में घर सेल कर रहा हूँ और बी उससे 50,000 में घर ले रहा है या ले रही है तो ये एक प्रॉमिस हो गया. सी में लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमिलर और प्रोमिली. प्रोमिलर और प्रोमिली, देखिए प्रोमिलर वो है जो प्रपोजल दे रहा है, प्रोमिली वो है जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है. कंसिडरेशन. Consideration when at the desire of the promiser, the promisee, or any other person has doing or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing any something. Such act or abstinence of promise is called consideration of proposal. Consideration of promise, sorry. तो आपको आई थिंक सो कि आपके ऊपर से गुजरा होगा कि ये लिखा क्या हुआ है. तो ये एक बेसिकली उस दौर की एक टफ इंग्लिश लैंग्वेज है. तो देखिए कंसीडरेशन है क्या. प्रपोजल और प्रोमिजर और प्रोमिसी जो है अपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ए एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ कि कंसीडरेशन क्या होता है. ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया और वो प्रॉमिस हो गया. तो अब उसी ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर लाइकवाइज अगर ए बाइक को सेल कर रहा है 50,000 में बी को, और तो बी को ऐसे ही बाइक थोड़ी ना दे देगा. बी को बाइक के बदले में बी से कुछ ना कुछ लेगा. ए जो चीज़ लेगा तो वो कंसिडरेशन कहलाएगा. प्रॉमिस में कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है. एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या होता है. Every promise and every set of promises forming the consideration of each other is an agreement. ये एक सिंपल सा बेसिक और इम्पोर्टेंट लाइन है जो हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये आप अगर लो पढ़ेंगे तो आप ये मुकम्मल सुनते रहेंगे. देखिए एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इन एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट. तो कोई भी प्रॉमिस या प्रॉमिस का सेट होगा ना, उसके उसमें कंसिडरेशन भी होगी तो वो एग्रीमेंट कराएगा. मतलब कि ना ये जो मैंने आपको बताया प्रपोजल प्रॉमिस कंसिडरेशन होगा तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा. बस ये चीज़ें होंगी तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल देने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ. देखें ए ने एक प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, प्रपोजल को प्रॉमिस हो गया और बी ने ए से जो चीज़ ली उसके जगह पे उसको कोई और चीज़ दे दी, एग्जाम्पल मनी दे दी. तो अगर जो पैसे उसने दिए वो कंसिडरेशन हो गया, तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया. अगर हम रोज़ की वैसे भी हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ आए दिन एग्रीमेंट करते रहते हैं. अगर आप शॉप पे चले जाते हैं तो वो भी एक किस्म का एग्रीमेंट होता है. आप सब्ज़ी लेने जाते हो तो वो भी वहाँ पे भी जो आप चीज़ लेते हो उसके बदले आप उनको पैसे देते हो, वो भी एक किस्म का एग्रीमेंट होता है. जो है एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि इट शुड बी इन ओनली रिटन फॉर्म एंड ऑल. सो देयर इज अ क्लोज एफ. रेसिप्रोकल प्रॉमिस. Promises which form the consideration of or part of the consideration of each other are called reciprocal promise. जिसे भी अगर कोई भी इंसान दूसरी पार्टी जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो प्रॉमिस कहलाएगा. लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो होगा जिसमें कंसिडरेशन आ जाए. मतलब कि अगर उसमें प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सिर्फ प्रॉमिस रहेगा. अब आ जाता है वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है. एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. जो एग्रीमेंट लीगली वैलिड ना हो, जो लीगली वैलिड ना हो, जिसमें लीगल एसेंशियल एलिमेंट्स फिल आउट ना हो, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्स बाय लॉ होगा, लीगली इन्फोर्स्ड होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. सिंपल
वे में आपको मैं समझाऊं तो ये सारे जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट को अब लॉ के तहत इन्फोर्स कराएंगे, इन्फोर्स बाय लॉ कराएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल में जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो जिस भी पार्टी को ऑप्शन हो कि वो उसको इधर वैलिड करार दे और वॉइड कर दे, तो उस पर डिपेंड कर जाए तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को प्रपोजल दिया है बाय टेक्स्ट, तो वो उसको टेक्स्ट करता है, तो उस बी के उस टेक्स्ट को सुनने से पहले ए उसको वॉइड कर सकता है। लेकिन अगर बी ने सुन लिया देन